Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum and welcome to Paradise College. Dear students, आज हम एनर्जी उसकी बेसिक टाइप्स पे बात करेंगे और इससे प्रीवियस लेक्चर्स में आपको याद होगा कि हम रेलिवेंट शॉर्ट क्वेश्चंस को साथ साथ करते आए हैं। उसके अलावा हम पावर की टाइप्स और उसके मैक्सिमम और मिनिमम होने को देख चुके हैं। तो आज हम एनर्जी पे बाकायदा तौर पर एक लेक्चर आपको देंगे। तो आइए शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, एनर्जी कहते हैं एबिलिटी पोजेस बाय अ बॉडी टू डू वर्क। किसी बॉडी की काम करने की सलाहियत जो उसके अंदर होती है वो एनर्जी कहलाती है। ठीक है, अब आप देखते हैं कि एक कंप्रेस्ड स्प्रिंग को जब हम छोड़ते हैं तो वो इस तरह से उछलता है। उसके ऊपर आप छोटा सा बॉल रख दें प्लास्टिक का दबे हुए स्प्रिंग के ऊपर, तो जब स्प्रिंग को छोड़ेंगे तो बॉल को वो ऐसे ऊपर को फेंकेगा। तो बॉल को उसने क्यों फेंका? यकीनन उस कंप्रेस्ड स्प्रिंग में कोई ना कोई एनर्जी है, कोई ना कोई सलाहियत है। बहरहाल वर्क करने के लिए एबिलिटी जो चाहिए। अब वर्क आप जानते हैं मैकेनिकल और नॉन मैकेनिकल, जिसको हमने पहले लेक्चर में आपके सामने रखा था। लेकिन चूंकि इस चैप्टर में हम किस वर्क पे बात करेंगे? मैकेनिकल में। तो बेटा वर्क कोई भी हो, मैकेनिकल या नॉन मैकेनिकल, वो बग़ैर सलाहियत के नहीं किया जाता। तो उस सलाहियत का नाम एनर्जी है। तो मैं एनर्जी को क्लासिफाई करता हूँ पहले वर्क के लिहाज से कि एनर्जी भी एक मैकेनिकल और नॉन मैकेनिकल दो तरह की है। जी स्टूडेंट्स, मैकेनिकल एंड नॉन मैकेनिकल एनर्जी। तो मैकेनिकल एनर्जी यकीनन मैकेनिकल वर्क के लिए चाहिए और नॉन मैकेनिकल एनर्जी इसकी बेशुमार टाइप्स हैं। जैसे हम जानते हैं कि हमारी बॉडी में हम जो खाते हैं तो खाने के दौरान जो हमारी बॉडी एनर्जी पोजेस करती है वो जिससे हम मुख्तलिफ़ तरह का वर्क कर सकते हैं वो नॉन मैकेनिकल एनर्जी है। इसी तरह आप जानते हैं हम मुख्तलिफ़ जगहों पे पढ़ेंगे भी इसको, जैसे न्यूक्लियर एनर्जी है, जिस तरह केमिकल एनर्जी है। जैसे आप फ्लूइड के अंदर या पेट्रोल के अंदर वो कौन सी एनर्जी है जो पेट्रोल को यूज़ कराती है और फिर पेट्रोल जो है वो बर्न करता है और उससे आप करंट पैदा करते हैं। तो ये केमिकल एनर्जी, ये भी, तो ये मुख्तलिफ़ तरह की एनर्जीज़ हैं। तो मैकेनिकली बेसिकली एनर्जी को हम क्लासीफाई करते हैं। मैकेनिकली हम एनर्जी को क्लासीफाई करते हैं दो टाइप्स में, जिससे आप वाकिफ़ हैं प्रीवियस क्लासेस में भी। एक को कहते हैं काइनेटिक एनर्जी और एक टाइप का नाम है पोटेंशियल एनर्जी। दीज टू टाइप्स आर एसोसिएटेड विद मैकेनिकल एनर्जी। सो हमारा चूँकि वर्क ही मैकेनिकल है जिस पर हमने फोकस करना है, सो हमारी जो बेसिक आज डिस्कशन है वो इन्हीं दो टाइप्स पर होगी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। तो स्टूडेंट्स आप ज़रा अपना फोकस रखिएगा। काइनेटिक एनर्जी की डेफिनेशन ये है स्टूडेंट्स, इसकी वर्डिंग है एनर्जी पोजेस बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन। जब कोई बॉडी मोशन में होगा तो जो एनर्जी वो पोजेस करेगा आप उसको कहेंगे काइनेटिक एनर्जी। मैं यहाँ पे एक जुमला बताता हूँ। मैं अक्सर कहा करता हूँ कि काइनेटिक एनर्जी एक्चुअली अपीयर होती है, यानी जब बॉडी मोशन में होता है तो जो एनर्जी वो पोजेस कर रहा होता है वो एक्चुअली काइनेटिक एनर्जी है। अब वो उसने कहाँ से ली है ये एक बिल्कुल अलग सवाल है। जैसे एक गुलेल में आप पत्थर को रख के जब आप छोड़ते हैं तो पत्थर जब गुलेल से निकलता है तो उस वक्त उसके पास जो एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी है। जैसे उड़ता हुआ परिंदा, उसके पास जो एनर्जी है जिससे वो उड़ रहा है या उड़ते हुए जो एनर्जी वो पोजेस कर रहा है वो काइनेटिक एनर्जी है। जैसे एक गोली के पास जब वो फायर की गई है, फायर की गई गोली के अंदर जो एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी है। तो जो भी बॉडी मोशन में है वो जो एनर्जी उसमें जो वर्क के दौरान या उसकी मोशन के दौरान जो अपीयर हो रही है, दिस इज़ काइनेटिक एनर्जी। और ये आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ के आए हैं। काइनेटिक एनर्जी को इस साइन से शो किया जाता है KE और इसकी मैथमेटिकल फॉर्म ½ mv²।
अब फर्स्ट ईयर के अंदर इसका प्रूफ नहीं दिया जो आप 9th क्लास में करके आए हैं, मैं इसको छोटा सा आपको समझा भी दूंगा। काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² किस तरह से है। बहरहाल किसी बॉडी की स्पीड जैसे जैसे बढ़ती जाएगी काइनेटिक एनर्जी वैसे वैसे बढ़ती जाएगी, और अगर बॉडी रेस्ट पे होगा तो काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो होगी। द एनर्जी पोजेस्ड बाय ए बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन इन द फील्ड, किसी फील्ड के अंदर, अब फील्ड कोई भी कंजर्वेटिव फील्ड हो सकता है, कंजर्वेटिव फील्ड, किसी भी कंजर्वेटिव फील्ड के अंदर बॉडी की पोजीशन ऐसी है कि वो कुछ ना कुछ एनर्जी पोजेस किए हुए है, यानी ये एनर्जी किसी वर्क को करा सकती है। ये एक छुपी हुई एनर्जी है। मैं आपको इसको दिखाऊंगा अभी मुख्तलिफ एग्जांपल्स में, लेकिन फ़िलहाल देख लीजिए कि किसी भी फील्ड में जो एनर्जी ड्यू टू पोजीशन, यानी बॉडी की फील्ड के अंदर पोजीशन इस तरह से आपने डिज़ाइन की है कि वो कुछ ना कुछ एनर्जी को पोजेस कर लेता है जो बाद में वर्क कर सकती है। सो दिस इज़ पोटेंशियल एनर्जी। और अब इसकी एग्जांपल्स में याद रखना, पोटेंशियल एनर्जी की वेरियस टाइप्स हैं। जैसे हम पढ़ेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी वगैरह वगैरह। ये डिफरेंट टाइप्स हैं। एक बात याद रखना बेटा, फील्ड डिफरेंट हैं, तो डिफरेंट फील्ड्स के अंदर डिफरेंट पोटेंशियल एनर्जी पोजेस होगी। जैसे आज हम जिस पोटेंशियल एनर्जी पे बात करेंगे ये है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी किस फील्ड में होगी? आप कहेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड में। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ये आप चैप्टर नंबर 7 में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जीज़ ये आप पढ़ेंगे सेकेंड ईयर में जाके। लेकिन एक बात याद रखना है, पोटेंशियल एनर्जी कोई भी हो वो हमेशा किसी फील्ड के अंदर बॉडी की पोजीशन की वजह से होती है। अब इस चीज़ को हम थोड़ा इलेबोरेट करेंगे। तो आज की हमारी जो एग्जांपल है वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के लिहाज से है। तो हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को पहले फाइंड करेंगे और उसके बारे में कुछ पॉइंट्स हैं उन पे डिस्कस करेंगे। लेकिन साथ में आपको ये भी बता दिया कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो मोशन की वजह से बॉडी में पोजेस होती है, जिसकी मैथमेटिकल फॉर्म ये है। तो अब मैं एक तरफ काइनेटिक एनर्जी का ये छोटा सा रिलेशन ये बता देता हूँ, और पोटेंशियल एनर्जी के लिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को आपके सामने कैलकुलेट कर देंगे, कुछ पॉइंट्स इसके साथ बताएंगे। बाकी डिफरेंट एनर्जीज़ हैं उनकी एग्जांपल भी आपको साथ साथ देते रहेंगे। तो आइए अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। डियर स्टूडेंट्स, काइनेटिक एनर्जी इज़ इक्वल टू हाफ mv²। ये किस तरह से है, मैं इसका टेक्सचर आपको स्क्रीन पे दिखाऊंगा। आप इसको वीडियो में देख रहे हैं, लेकिन मैं इसकी डायग्राम आपके सामने रखता हूँ। फॉर एग्जांपल बच्चों, हम ये कहते हैं एक रोड है फ्रिक्शनलेस, आइडियल केस ले रहे हैं, यानी रोड पर कोई किसी किस्म की फ्रिक्शन नहीं है, और इस पर एक बॉडी जिसका मैस m है वो मूव कर रहा है लेफ़्ट से राइट, और इसकी इनिशियल वेलोसिटी है v वेलोसिटी से मूव कर रहा है लेफ़्ट से राइट। vi इनिशियल वेलोसिटी v है, ठीक है। अब न्यूटन लॉ क्या कहता है, जब तक किसी बॉडी पे फोर्स ना लगे वेलोसिटी चेंज नहीं होती। तो अब हम ये कहते हैं कि इस मूविंग बॉडी के पास कोई ना कोई एनर्जी है। हम उस एनर्जी को कैसे फाइंड करेंगे जिसका नाम है काइनेटिक एनर्जी। तो उसके लिए एक काम करते हैं, हम कहते हैं कि इस बॉडी को हम रोकते हैं। तो रोकने के लिए यकीनन आपको एक नेगेटिव वर्क करना पड़ेगा। तो वो वर्क दरअसल उस एनर्जी के बराबर होगा जिससे बॉडी मूव कर रहा है। तो हम क्यों ना उस मिनिमम वर्क को कैलकुलेट कर लें जो बॉडी को रोकने के लिए चाहिए। अब रोकने के लिए हमने क्या कहा, हमने एक ऑपोजिट फोर्स लगाई F, रिटार्डिंग फोर्स। हमने एक ऑपोजिट फोर्स लगाई रिटार्डिंग फोर्स, और इस फोर्स के ज़ेरे असर बॉडी, यानी जब फोर्स लगी तो बॉडी पॉइंट A पर था, वो पॉइंट A से मूव करता करता पॉइंट B पे चला गया, और इस दौरान उसने डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया, फ़र्ज़ कर लें d डिस्प्लेसमेंट। और जब B पॉइंट पे गया तो फाइनल वेलोसिटी उसकी हो गई 0। मैस में तो चेंज आया नहीं। तो आपने देखा फोर्स लगने से बॉडी की
वेलोसिटी कम होती 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 ज़ीरो हो गई और ये एवरेज रिटार्डिंग फोर्स है बच्चों, ठीक है। यानी अब हम ये कहते हैं कि बॉडी को रोकने के लिए जो वर्क करना पड़ा यकीनन ये उस एनर्जी के बराबर है जो बॉडी में मौजूद थी। सो हम उस वर्क को कैलकुलेट कर लेते हैं। दिस इम्प्लाइज दैट, आप जानते हैं बच्चों वर्क का फॉर्मूला W = F.D होता है। यहाँ पे देख रहे हैं बॉडी का डिस्प्लेसमेंट और फोर्स ऑपोजिट है, तो एंगल आएगा cos 180 डिग्री। आप जानते हैं cos 180 डिग्री क्या होता है, -1 = W। यहाँ मैं आपके इंटरेस्ट के लिए एक बताता जाऊँ कि ये -W अगर मैं एक तरफ ले आऊँ तो = FD आ गया। अब -W बेसिकली क्या है, ये मैं लिखूँगा इसके साथ, वर्क डन टू स्टॉप ए मूविंग बॉडी, बट आई शुड से मिनिमम वर्क डन। और याद रखना बच्चों, ये मिनिमम वर्क ही दरअसल किसके बराबर है, उस काइनेटिक एनर्जी के बराबर है जो बॉडी में पोजेस है। सो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ अब कि हमें ये बात क्लियर हुई कि यही वर्क जो आपने किया नेगेटिव वर्क स्टॉप करने के लिए किसी बॉडी को, मूविंग बॉडी को, ये उस काइनेटिक एनर्जी के बराबर है जो बॉडी में मौजूद है। तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आ गई F/D। प्लीज़ गौर कीजिएगा, F क्या है, F वो फोर्स है जो आपने लगाई। F = न्यूटन सेकेंड लॉ क्या कहता है, F = ma × डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड है D। और बेटा आपने बिकॉज आपने थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी है, 2as = vf² - vi²। हेयर यहाँ पे बताइए 2a, s की जगह d पुट कर दें, फाइनल वेलोसिटी क्या है 0 और इनिशियल वेलोसिटी vi का नाम हमने v रख लिया, क्योंकि जब दोनों में से एक 0 हो जाए तो i और f को आप बेशक ख़त्म कर दें। बताइए a की वैल्यू क्या आएगी, -v² / 2d। तो बच्चों इस a की वैल्यू को आप इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें। जब इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, ये माइनस का साइन क्यों है, क्योंकि हमने कहा नेगेटिव वर्क है तो माइनस का साइन साथ में आ रहा है। -m, a किसके बराबर आया, -v² / 2d इंटू d। एक d कैंसिल हो गया, माइनस ख़त्म हो गया, तो रिज़ल्ट आ जाएगा 1/2 mv², दैट इज़ काइनेटिक एनर्जी। और याद रखना कि दिस इम्प्लाइज दैट काइनेटिक एनर्जी किसी बॉडी की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर ऑफ द स्पीड से। अगर किसी बॉडी की स्पीड डबल कर दें तो काइनेटिक एनर्जी 4 गुना ज़्यादा हो जाएगी, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द स्पीड है। और बच्चों ये प्रूफ की कोई इस तरह से इम्पोर्टेंस नहीं है, लेकिन जस्ट बताने के लिए आपको बताया। अब एक मैं आपको मज़े की बात बताऊं, मैंने तो रुके हुए मूविंग बॉडी को रोक कर काइनेटिक एनर्जी फाइंड की, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। बॉडी रेस्ट पे था, आप रेस्ट से मोशन में लाए और उस दौरान जो वर्क करना पड़ा वो वर्क भी ½ mv² आएगा। अगर आप इसमें इंटरेस्ट लेंगे तो आप रेस्ट बॉडी को मोशन में लाने के लिए जो वर्क करेंगे उसकी वैल्यू भी एग्जैक्टली ½ mv² आएगी। तो आपको मैं ये छोटा सा काम दूंगा, अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं तो आप इसको ज़रूर करेंगे। स्टूडेंट, काइनेटिक एनर्जी के बारे में तो बात मुकम्मल हो गई, अब चलते हैं पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। जैसा कि हमने आपको डेफिनेशन में बताया कि किसी भी कंजर्वेटिव फील्ड में बॉडी की पोजीशन जो है वो की वजह से जो एनर्जी पोजेस होती है उसको कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन अब इसको ओपन करने की ज़रूरत है, आखिर इससे मुराद क्या है। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। आप जब सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो हम थकते हैं। क्यों थकते हैं? क्योंकि हर स्टेप पे हम ज़मीन की ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट वर्क कर रहे हैं। और 4 या 5 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद आप सिर्फ नीचे जंप कर दें, जंप भी ना करें, सिर्फ सीढ़ियों से नीचे अपने आप को रख दें, तो आप एकदम नीचे आके गिरेंगे। क्या वजह थी कि सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद आपने जब अपने आप को गिराया तो आपको कोई वर्क नहीं करना पड़ा, बल्कि ज़मीन खुद आपको नीचे को ले आई।
इसका मतलब है दरअसल आपने जो वर्क किया अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फील्ड वो ऐसी पोजीशन में आपको ले गया कि आपके पास कोई एनर्जी पोजेस हो गई जो बाद में वर्क कर सकती है। यानी जब आप ज़मीन की तरफ गिरे तो अब आपको ज़ोर नहीं लगाना पड़ा। बिल्कुल ऐसे जैसे ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट था, ये ज़मीन पे पड़ा हुआ था, मैंने इसको उठाया तो ज़मीन से उठा के एक ऐसी पोजीशन पे लेके आ गया हूँ। अब यहाँ पर अगर मैं इसको छोड़ दूँ तो अब मुझे इस पे ज़ोर लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये खुद से मूव कर रहा है। तो इस पोजीशन पर जो एनर्जी इसमें पोजेस है वो है पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन हम चूँकि ग्रेविटेशनल फील्ड की बात कर रहे हैं तो फिर इसको हम कहेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन सवाल ये है कि ये इसके इक्वल, ये किसके इक्वल होती है? यानी आप ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी या किसी भी पोटेंशियल एनर्जी को किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं? तो आपको मैं कुछ पॉइंट्स बताऊंगा और आपने इसको अपनी अंडरस्टैंडिंग में लाजमी तौर पर लेके आना है। डेफिनेशन तो हम कर चुके हैं अभी थोड़ी देर पहले, मैं दोबारा नहीं लिखूंगा डेफिनेशन को। ये इसके लिए मैं डॉटेड लाइन यूज़ कर रहा हूँ और स्क्रीन पे ये वर्डिंग मैं दिखा रहा हूँ कि एनर्जी पोजेस्ड बाय द बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन। बट व्हाट डज इट मीन? आइए इस पे बात करते हैं। आपने एक बात याद रखनी है बच्चों, पॉइंट नंबर 1, द पोटेंशियल एनर्जी पोजेस्ड बाय ए बॉडी इज इक्वल टू अगेंस्ट द कंजर्वेटिव फील्ड। जी बेटा, आप जितना वर्क अगेंस्ट द फील्ड करेंगे वो उस बॉडी में पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी पोटेंशियल एनर्जी उसके बराबर होगी। तो यहाँ पे याद रखना, दिस इम्प्लाइज दैट किसी बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी जो है उसमें चेंज बराबर होता है वर्क डन अगेंस्ट द कंजर्वेटिव फील्ड। यहाँ पर आपके इंटरेस्ट के लिए मैं बताता चलूँ बेटा कि जो भी वर्क अगेंस्ट द फील्ड होता है वो कभी भी पॉजिटिव नहीं होता। सो याद रखें, पोटेंशियल एनर्जी हमेशा नेगेटिव वर्क की वजह से पोजेस होती है। जैसे ज़मीन से पत्थर उठाया तो आपने देखा कि ये वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फील्ड हुआ, तो इसमें जो एनर्जी है वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है जो बाद में कन्वर्ट होगी काइनेटिक में और बॉडी मूव करेगा। इसी तरह एक स्प्रिंग को जब उसकी इलास्टिक फोर्स के, लचक के ख़िलाफ़ आप प्रेस करें या खोलें, दोनों सूरतों में, चलें प्रेस की बात करते हैं। जब आप किसी स्प्रिंग को प्रेस करेंगे तो इलास्टिक फोर्स के अगेंस्ट वर्क करेंगे तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पोजेस होगी। इसी तरह किसी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट मूव कराएं, अगेंस्ट, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो याद रखें, पोटेंशियल एनर्जी कोई भी हो वो बराबर होती है वर्क डन अगेंस्ट द फील्ड के। ये पहला पॉइंट है जिसको आपने अपने माइंड में बिठा लेना है। अच्छा, दूसरी बात यह है बेटा, पोटेंशियल एनर्जी हमेशा नेगेटिव वैल्यूड होती है, कभी पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव नहीं होगी। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। आप ज़मीन से किसी पत्थर को उठाएंगे तो ज़मीन से उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाएगी यहाँ तक कि बॉडी इन्फिनिटी पे चला जाए। इन्फिनिटी मीन्स के ग्रेविटेशनल लिमिट से बाहर चला जाए, तो हम क्या देखेंगे कि अब वो पत्थर ज़मीन पर नहीं आ सकता। इसका मतलब है पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती ज़ीरो हो गई। तो जो चीज़ बढ़ते ज़ीरो हो वो कभी भी पॉजिटिव नहीं होती, क्योंकि नेगेटिव चीज़ जो है या नेगेटिव वैल्यू हमेशा इंक्रीज़ होते हुए ज़ीरो की तरफ आती है। पॉजिटिव वैल्यू इंक्रीज़ होते हुए कभी ज़ीरो की तरफ नहीं आती। ये एक टेक्निकल पॉइंट था। अब पोटेंशियल एनर्जी अंडरस्टूड है कि नेगेटिव है, चाहे इसको लिखें या ना लिखें, अंडरस्टूड है कि नेगेटिव है। तीसरी बात, पोटेंशियल एनर्जी हमेशा फील्ड लिमिट के अंदर होती है, ऑलवेज एग्जिस्ट विद इन फील्ड लिमिट, फील्ड से बाहर नहीं होती। जैसे पत्थर ज़मीन के फील्ड से बाहर ले गए, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो। आपने स्प्रिंग को इतना खींच दिया कि लचक की हद ख़त्म हो गई, तो क्या वो स्प्रिंग वापस आएगा? कभी भी नहीं आएगा। तो इसका मतलब है फील्ड लिमिट के अंदर होती है, हमेशा वर्क डन अगेंस्ट फील्ड के बराबर होती है और ख़ुद हमेशा नेगेटिव होती है। पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव कभी भी नहीं होती। तो आइए हम इस चैप्टर में जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात की है हम उस पर बात कर लेते हैं और उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। वरना हर पोटेंशियल एनर्जी mgh नहीं है, याद रखना। ये सिर्फ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है जिसकी हम बात करने लगे हैं। जी स्टूडेंट्स, आप इसको ऐसे समझ लें कि एक बॉडी ज़मीन की सरफेस पे पड़ा है
और ज़मीन के सेंटर से उसका डिस्टेंस कैपिटल R यानी रेडियस के बराबर है। आइडियल केस में हमने ज़मीन को सपोज़ किया है कि वो सफ़ियर की तरह है, हालांकि ये जियोस्फेरिकल होती है, जैसे शुतुरमुर्ग का अंडा। ये बात बताई है। ज़मीन के गिर्द वो इलाका जहाँ तक ज़मीन का इफ़ेक्ट है ग्रेविटेशनल फोर्स का, उसे कहते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर अगर चले जाएं तो G ज़ीरो हो जाएगा, बॉडी का वेट भी ज़ीरो हो जाएगा। अब हम इसको समझाने की गर्ज से हम ये कहते हैं कि ज़मीन को हम सपोज़ कर लेते हैं इस तरह से फ्लैट, और इसके ऊपर एक ऑब्जेक्ट पड़ा था। इस ऑब्जेक्ट का मैस स्मॉल m है और हमने इसको यूनिफॉर्म वेलोसिटी से उठाया और पॉइंट A से पॉइंट B तक लेके गए। अब बेटा इसको अगर हमने यूनिफॉर्म वेलोसिटी से उठाया है तो यकीनन इसने जो डिस्प्लेसमेंट कवर किया है वो तो नीचे से ऊपर की तरफ है जो हाइट के बराबर है, लेकिन इस दौरान जो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रही थी वो मुसलसल किधर एक्ट कर रही थी, डाउनवर्ड। तो यकीनन आप ये कहेंगे कि ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट आपने एक बॉडी को उठाया, और ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट उठाने के लिए यकीनन एक्सटर्नल फोर्स भी चाहिए होगी यकीनन। तो उस फोर्स को लगा के आपने उठाया, लेकिन किस तरह से उठाया कि बॉडी की वेलोसिटी क्या रहे, यानी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करे। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से तब ही मूव करेगा जितनी मैग्नीट्यूड की ग्रेविटेशनल फोर्स है उतनी मैग्नीट्यूड की एक्सटर्नल फोर्स आप इसको लगाएंगे, जो मैं यहाँ नहीं दिखा रहा क्योंकि ये बात पहले भी करते आए हैं। तो इससे क्या होगा, इससे बेटा ये होगा कि अगेंस्ट द फील्ड A से B तक जाने के लिए जो मिनिमम वर्क आपको करना पड़ा है वो कैलकुलेट कर सकेंगे। अगर आप एक्सटर्नल फोर्स ज़्यादा लगा देंगे तो वर्क मिनिमम तो नहीं होगा, समझ गए। तो मिनिमम वर्क आपने कैलकुलेट करना है जिसकी मदद से बॉडी को पॉइंट A से B तक उठाया। तो किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, दिस इम्प्लाइज दैट वर्क का आपको पता है फार्मूला F डॉट D है। यहाँ पे आप डॉट को ओपन करें, एफ डी कॉज 180 डिग्री आएगा विद रिस्पेक्ट टू ग्रेविटेशनल फोर्स। कॉज 180 -1 होता है, आप जानते हैं, माइनस एफ डी। और बेटा यही नेगेटिव वर्क जो आपने किया, एफ किसके बराबर है, ग्रेविटेशनल फोर्स एम जी, और डी किसके बराबर है, एच की। तो डब्ल्यू इज इक्वल टू आ गया माइनस एम जी एच। थोड़ी देर पहले हमने क्या बात की थी कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बराबर होती है उस वर्क के जो फील्ड के अगेंस्ट किया जाए। अब असूली तौर पर तो मुझे लिखना चाहिए माइनस एम जी एच, लेकिन बेटा बात यह है कि पोटेंशियल एनर्जी जो है वो जब अगेंस्ट द फील्ड वर्क करते हैं तो इंक्रीज़ होती है, तो ये माइनस का साइन बता रहा है कि ये हमेशा नेगेटिव होती है। तो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज जो है वो अगेंस्ट द फील्ड होने की वजह से माइनस है। बाज़ औक़ात आप इस माइनस को इग्नोर कर देते हैं कि ये अंडरस्टूड है कि होती ही नेगेटिव है। बहरहाल मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, अगर मैं इस माइनस को ख़त्म कर देता, इस माइनस को इधर ले जाता, इसकी जगह ये पुट कर देता, तब भी आपकी बुक के लिहाज से बात गलत नहीं होनी थी। एनीवे, आपने ये जो पोटेंशियल एनर्जी की, अगर मैं इसकी मैग्नीट्यूड की बात करूँ तो सिंपली मैं ये कह दूँगा पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच है। माइनस का तो मतलब आप जानते हैं ना, अगेंस्ट द फील्ड है, मेजरमेंट में तो उसका कोई ताल्लुक नहीं है। तो बेटा ये सिर्फ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के लिए है, बाकी पोटेंशियल एनर्जीज जो हैं वो इससे हटकर हैं। अब आप मुझे ये बताइए कि पोटेंशियल एनर्जी किस पे डिपेंड कर रही है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बॉडी की हाइट पर। तो आप किसी बॉडी की ज़मीन से हाइट बढ़ाते जाएं, बढ़ाते जाएं, बढ़ाते जाएं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती 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 चली जाएगी, यहाँ तक कि आप किसी बॉडी की हाइट को बढ़ाते बढ़ाते इन्फिनिटी पे चले जाएं। इन्फिनिटी मीन्स के फील्ड से बाहर चले जाएं, तो जी क्या हो जाएगा, ज़ीरो। तो जब जी ज़ीरो होगा तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, ज़ीरो। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये बात आपके समझ आ गई होगी कि जो चीज़ इंक्रीज़ करते करते ज़ीरो हो जाती है वो कभी भी बाय डेफिनेशन पॉजिटिव नहीं होती। सो रिमेंबर वन थिंग, द पोटेंशियल एनर्जी इज़ ऑलवेज नेगेटिव। बाकी बात है आपको क्या की थी, फील्ड लिमिट के अंदर होती है, अगेंस्ट द फील्ड वर्क करने के बराबर होती है और हमेशा नेगेटिव होती है। तो ये चीज़ें आपको इस मिसाल से भी हमने क्लियर कर दी। लेकिन ये जो हाइट का फैक्टर है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आप इसको ऐसे समझ लें कि एक आदमी ज़मीन पे खड़ा है और एक आदमी घर की छत पे खड़ा है। तो जो छत वाला आदमी है उसकी ज़मीन के लिहाज से कुछ ना कुछ हाइट है, लेकिन उसकी हाइट छत के लिहाज से ज़ीरो है क्योंकि छत के वो ऊपर खड़ा है। तो बताइए
दोनों केसेस में आप क्या कहेंगे, उस बॉडी की ज़मीन के लिहाज से पोटेंशियल एनर्जी कुछ ना कुछ है, लेकिन छत के लिहाज से ज़ीरो है। सो याद रखना ये जो हाइट है ये हमेशा रेफरेंस सरफेस से ली जाती है। दिस इम्प्लाइज दैट द हाइट इज टेकन फ्रॉम सम रेफरेंस सरफेस। सो हाइट चूंकि किसी ना किसी रेफरेंस सरफेस से ली जाती है तो पोटेंशियल एनर्जी में भी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में भी हाइट आ रही है, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी रेफरेंस लेवल पे डिपेंड करेगी जहाँ से हाइट लेंगे, क्योंकि हाइट दो डिफरेंट लेवल्स के लिहाज से डिफरेंट हो सकती है। ठीक है, आप इसको मुख्तलिफ शॉर्ट क्वेश्चंस में भी इस बात को डिस्कस करेंगे। और बेटा जिस रेफरेंस हाइट ली जाएगी उस रेफरेंस लेवल पर पोटेंशियल एनर्जी एक्चुअली क्या होगी, ज़ीरो। ठीक है, रेफरेंस पोटेंशियल एनर्जी वहाँ पर ज़ीरो होगी। तो आज का बच्चों लेक्चर काइनेटिक पोटेंशियल, उसकी टाइप्स को हमने थोड़ा ओपन किया, आपके सामने कुछ बातों को रखा, पोटेंशियल की एनर्जी के हवाले से कुछ चीज़ों को देखा। तो अब मैं एक आखिरी बात करके लेक्चर को एंड करूँगा, प्लीज़ गौर करना। इस लेक्चर में ये सारी बात छुपी हुई है। आप अगर ज़मीन से किसी पत्थर को उठाते हैं और आपको उठाना पड़ेगा तो अगेंस्ट द फील्ड वर्क करना पड़ेगा। हम चाहते हैं मिनिमम वर्क करके बॉडी को उठाएं ताकि हम कैलकुलेट कर सकें इसकी एनर्जी को। तो हम ज़मीन की ग्रेविटेशनल फोर्स के ऑपोजिट एक्सटर्नल फोर्स लगा के बॉडी को उठा रहे हैं, तो बॉडी में हमने वर्क किया अगेंस्ट द फील्ड, तो इसमें कौन सी एनर्जी पोजेस हुई, आप कहेंगे पोटेंशियल। तो ये है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो ज़मीन से कुछ हाइट गेन करने के बाद हासिल हुई। अब मैं इसको अगर छोड़ दूँ तो अब ये मूव करेगा, तो अब भी तो वर्क हो रहा है बाय द ग्रेविटेशनल फील्ड। तो याद रखना, जब वर्क डन बाय द फील्ड होता है तो वो अपीयर होता है काइनेटिक एनर्जी की शक्ल में। ठीक है, और जब वर्क डन अगेंस्ट द कंजर्वेटिव फील्ड होता है तो वो पोजेस होता है या कन्वर्ट होता है पोटेंशियल एनर्जी में। तो याद रखना, पोटेंशियल एनर्जी आखिरी बात है, पोटेंशियल एनर्जी हमेशा वर्क डन अगेंस्ट द फील्ड करने से हासिल होती है, जबकि काइनेटिक एनर्जी अपीयर होती है जब वर्क डन बाय द फील्ड हो। जैसे गुलेल में पत्थर को रखा, आपने खींचा, तो आपने इलास्टिक फोर्स के अगेंस्ट या इलास्टिक फील्ड के अगेंस्ट वर्क किया तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पैदा हुई। जब छोड़ेंगे तो वही पोटेंशियल एनर्जी पत्थर की क्या बनेगी, काइनेटिक एनर्जी, और पत्थर यूँ शूट करता हुआ निकलेगा। समझ आ गई? इसका मतलब है वर्क डन अगेंस्ट द फील्ड पोटेंशियल एनर्जी और वर्क डन बाय द फील्ड वुड अपीयर एज ए काइनेटिक एनर्जी। सो दीज टू आर मैकेनिकल एनर्जीज, दीज आर इंटरकन्वर्टेबल, वी शैल डिस्कस इट लेटर ऑन। आज का लेक्चर इतना ही। विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।